हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह के डिस्कशन को। इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे जो और बॉक्सेस हमें गिवन है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू मीसोलिथिक एज। इस वाले बॉक्स का नाम है ग्रेव्स, सबसिस्टेंस एंड सेटलमेंट पैटर्न। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे उमेश सी चट्टोपाध्याय जी। इन्होंने बेसिकली जो ब्यूरियल्स पाए गए हैं मीजोलिथिक साइट्स पर उनको स्टडी करा था और उनके बेसिस पर कुछ कनेक्शंस को ड्रॉ करने की कोशिश करी थी विद रिस्पेक्ट टू ब्यूरियल सिस्टम जो कि हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से हमें मिल रखे हैं, और मीजोलिथिक साइट्स पर सबसिस्टेंस पैटर्न को पता लगाने के लिए कि इसमें क्या कनेक्शन है ब्यूरियल सिस्टम्स एंड सबसिस्टेंस पैटर्न में। इन्होंने अपनी स्टडी जो कंडक्ट करी थी वो गंगा वैली के किनारे करी थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। और इन्होंने कुछ एनिमल की डेड बॉडीज़ को और ह्यूमंस के जो ब्यूरियल सिस्टम होते हैं उनको स्टडी करा था, पर्टिकुलरली 3 साइट पर। और ये तीनों साइट उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। एक सराई नहर राय, दूसरी महादहा और तीसरी दमदमा। अब जो इनिशियल स्टडी जो करी गई, सबसे पहले तो सराई नहर राय की साइट पर वो ये सजेस्ट करती है कि ये जो साइट है ये सीजनली ऑक्यूपाई करी जाती थी, यानी कि इंसान यहाँ पर मीजोलिथिक एज के अंदर एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर आते थे। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कौन से सीजन के अंदर, तो गर्मियों में आते थे। जो लोग विंध्यास रीजन के अंदर रहते थे वो गर्मी के महीने में माइग्रेट कर जाते थे गंगा वैली की तरफ, क्योंकि गर्मियों में विंध्यास रीजन के आसपास एक तो पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती थी और देयर वॉज अ सिचुएशन ऑफ फूड स्केर्सिटी। अब एक्सकवेशंस जो करी गई हैं महादा में और दमदमा में, सराई नहर राय में तो ये चीज़ निकल कर आई कि गर्मियों के मौसम में लोग विंध्यास रीजन को छोड़कर गंगा वैली के इर्द गिर्द जो है वो शिफ्ट हो जाते थे पानी के लिए और अपने हंटिंग के लिए, ताकि या फिर गैदरिंग के लिए, ताकि उनको खाना वगैरह मिल सके। लेकिन महादा और दमदमा में इस तरीके के हमें कोई एविडेंसेस देखने को मिलते नहीं हैं। तो ये जो उमेश सी चट्टोपाध्याय जी की अध्यक्षता में ये जो एक एक्सकवेशन के बेसिस पर ये जो हाइपोथेसिस निकाली गई थी, इसको बेसिकली क्वेश्चन करा गया है। मतलब इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जो ऑक्यूपेशनल डिपॉजिट्स यहाँ पर हमें मिल रखे हैं, यानी कि जो सेटलमेंट पैटर्न हमें जो मिल रखे हैं, वो कुछ और स्टोरी बयां करते हैं। अभी हम उसको थोड़ी देर में समझेंगे। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी नॉन ट्रांसपोर्टेबल ग्राइंडिंग स्टोन्स के एविडेंसेस भी हमें मिल रखे हैं। तो इंसान जो है एक जगह से दूसरी जगह इतनी ईजिली नहीं जा सकते थे, ये कहने का मतलब राइटर का यहाँ पर ये मतलब है। लेकिन चट्टोपाध्याय जी जो इनके ऊपर जो एक सवाल उठाए जाते हैं उसको आंसर करते हुए ये और कुछ बातें भी हमें बताते हैं। इनकी टीम और कुछ बातें हमें बयां करती है। इनका ये कहना था ये जो पूरा गंगा वैली के इर्द गिर्द ये जो एरिया था, यहाँ पर देयर वॉज डाइवर्सिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज, तो वो लोगों को अट्रैक्ट कर कर लाती थी। ये फूड रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी वन ऑफ द फैक्टर था जिसकी वजह से लोग विंध्यास रीजन से शिफ्ट होकर गंगा वैली के इर्द गिर्द आकर सेटल होना पसंद करते थे। प्लांट रिमेन्स जो दमदमा में फाउंड करे गए हैं, ठीक है, वो हमें बताते हैं कि इंसान बहुत अलग अलग वैरायटी के एडिबल प्लांट्स का सेवन करते थे, गैदर करते थे उनको। एनिमल बोन्स जो यहाँ पर हमें मिल रखी हैं इन साइट्स पर, तीनों की तीनों साइट्स पर, सराई नहर राय, दमदमा, ठीक है, तो इन साइट्स पर जो ये एनिमल की बोन्स हमें मिल रखी हैं, तो ये हमें बयां करती हैं कि वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे इंसान मीजोलिथिक एज के अंदर। और बात करें अगर सबसिस्टेंस पैटर्न की, यानी कि इंसान अपना गुजारा करने के लिए किन किन चीज़ों पर निर्भर होते थे विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरा एंड फौना, तो इंसान यहाँ पर हंट करते थे स्वैम्प डियर को, जिसका साइंटिफिक नाम आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, कर्वस डुवाउकेली, और हॉक डियर जिसका साइंटिफिक नेम है एक्सिस प्रोसिनस। तो यहाँ पर इंसान इनका शिकार तो करते ही थे, और गंगा वैली के इर्द गिर्द जो है, क्योंकि नदी गंगा है यहाँ पर, तो एक्वेटिक रिसोर्सेज भी इनको यहाँ पर मिल जाते थे। इंसान यहाँ पर टॉर्टॉइस को भी खाते थे शिकार करके, और फिशिंग भी करते थे।
महादा और दमदमा की साइड में, इन साइड्स पर हमें टीथ के एविडेंसेस भी मिल रखे हैं। किसके? एक तो हॉग डियर के और स्वयं डियर के। अब हमें हॉग डियर और स्वयं डियर के ब्रीडिंग सीजन के बारे में भी पता है। अब इस एनालिसिस को समझने की कोशिश करना दोस्तों। हमें ये भी पता है कि जो हॉग डियर और जो स्वयं डियर है, इनका जो ब्रीडिंग सीजन है ये अप्रैल और जुलाई के महीने के आसपास होता है। हर एक एनिमल का ना दोस्तों एक बिहेवियर होता है ब्रीड करने का। जैसे आपने सुना होगा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, कहते हैं कि बारिश के दिनों में मछलियों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि मछलियाँ बारिश के दिनों में प्रेग्नेंट होती हैं। तो हर एक एनिमल का एक प्रेगनेंसी पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड के अंदर वो ब्रीडिंग करते हैं। उनका ये बिहेवियर होता है, कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है उनका। इसको जो एनिमल बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको स्टडी करते हैं और वो हमें बताते हैं। तो हॉग डियर और स्वयं डियर का जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो जनरली अप्रैल से जुलाई के इर्द गिर्द चलता है। एंड यहाँ पर ये जो दो स्पीशीज़ है, इनके ब्रीडिंग सीजन के बेसिस पर हम इनके मंथ को भी पता लगा सकते हैं कि ये फिर जन्मे कब होते हैं, इनका बर्थ कब हुआ होता है। इस सभी एनालिसिस के बेसिस पर जो हमें टीथ रिमेन्स मिलते हैं फ्रॉम द साइड्स ऑफ महादा एंड दमदमा, तो उससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जब इन एनिमल्स को मारा जाता था तो उस टाइम पर उनकी उम्र क्या हुआ करती थी और कौन से मंथ के अंदर जनरली इनको मारा जाता होगा। तो ये भी हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं, हम इसको असर्टेन कर सकते हैं इनके ब्रीडिंग सीजन को, जो कि आज इनका चलता है। ऐसा तो नहीं है कि इनका ब्रीडिंग सीजन बहुत ज़्यादा बदल गया होगा या मंथ ऑफ बर्थ इनके बेबीज़ का, हॉग डियर के और स्वयं डियर के बेबीज़ का बर्थ होना, उनका वो पैटर्न बदल गया होगा। तो जनरली अगर वो पैटर्न वैसे ही खींचा चला आ रहा है तो इसके बेसिस पर ये वाली एनालिसिस ड्रॉ करी जाती है कि जब इंसान मीजोलिथिक एज के अंदर इन एनिमल्स का शिकार करते होंगे तो उन एनिमल्स की एज क्या हुआ करती होगी और कौन से मंथ के अंदर वो इनको मारा करते होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें एक आइडिया देती हैं अबाउट द मंथ्स एंड सीजन कि जिस टाइम पर एनिमल्स यहाँ पर इन साइट्स को ऑक्यूपाई करते होंगे, यहाँ गंगा वैली के इर्द गिर्द आते होंगे और सराई नहर राय, महादा और दमदमा में सेटल होते होंगे। चट्टोपाध्याय जी की जो एनालिसिस है, जो इन एनिमल्स के टीथ को बेसिकली यहाँ पर जो स्टडी करा गया है फ्रॉम द साइट्स ऑफ महादा एंड दमदमा, तो उनकी एनालिसिस ये भी हमें शो करती है कि यहाँ पर इंसान समर सीजन के अंदर भी आकर रहते थे और विंटर सीजन के अंदर भी इन रीजन्स को ऑक्यूपाई करते थे। अब यहाँ पर हमें कुछ एविडेंसेस ना कमेंसल स्पीशीज़ के भी मिल रखे हैं। कमेंसल स्पीशीज़ दोस्तों उन स्पीशीज़ को कहा जाता है, पर्टिकुलरली ये वाली बात ना एनिमल्स के लिए करी जाती है, जानवरों के लिए करी जाती है, फौना के लिए करी जाती है, जो कि ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि इंसानों के ऊपर डिपेंडेंट होती है अपने भोजन के लिए। अब इंसानों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, इससे कोई गलत इंटरप्रिटेशन मत बना लेना अपने दिमाग के अंदर। इंसानों को नहीं खाती हैं स्पीशीज़। इंसान जो भी अपना खाना बचा कुचा छोड़ देते हैं इधर उधर, तो उसके ऊपर फीड करती हैं ये। जैसे मतलब मान लो कि आपने, एक एग्जांपल बता रहा हूँ अभी कंटेम्प्रेरी टाइम का, कि आपने जो है घर पे चावल बना रखे हैं, रोटी बना रखी हैं, तो जो रोटी और चावल जो बच गए हैं आप वो कुत्ते को, बिल्ली को, गाय को, बफेलो को जो डाल दोगे तो आप उनको कमेंसल स्पीशीज़ कह सकते हो। ठीक है, अब प्रॉपर तरीके से कमेंसल स्पीशीज़ कौन सी होती हैं जो कि इस मेसोलिथिक एज के अंदर जिसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं, तो वो है बैंडिकूट रैट। इसकी इमेज जो है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाई थी गूगल इमेजेस से, जिसका साइंटिफिक नेम है बैंडिकोटा बेंगालेनेसिस। तो यहाँ पर ये साइट के अंदर बैंडिकूट रैट का मिलना काफ़ी ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है, क्योंकि ये स्पीशीज़ जो होती हैं, जैसे ये चूहे हैं एक प्रकार के, सिर्फ एक इनको क्लासीफाई करा जा रहा है इनके जीन्स के बेसिस पर, तो नाम इनका बैंडिकूट रैट है तो ये चूहे ही। तो यहाँ पर ये अपनी खुद से एक हैबिटेशन साइट को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ में असक्षम है। जब तक इनको ये श्योरिटी ना मिले कि जो फूड है पूरे साल इनके लिए अवेलेबल रहेगा, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो ये यहाँ पर पाए जाएंगे। अब बैंडिकूट रैट के यहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं, तो ये चीज़ हमें ये शो करता है कि ह्यूमंस जो हैं यहाँ पर पक्का रहते थे और हंटिंग और गैदरिंग करने के बाद जो भी फूड उनका बच जाता था उसको खाया जाता था बैंडिकूट रैट्स के द्वारा। क्योंकि बैंडिकूट रैट्स यहाँ पर अगर मिल रखे हैं और काफ़ी अच्छी खासी मात्रा के अंदर यहाँ पर हमें मिल रखे हैं,
गंगा वैली के इर्द गिर्द फ्रॉम दी साइड्स ऑफ सराई नहराय, महादा, दमदमा, पर्टिकुलरली महादा और दमदमा में इसके एविडेंसेस हमें मिल रखे हैं। तो वो यहाँ पर सदाबहार मिल ही नहीं सकते थे, पूरे साल यहाँ पर ये होते ही नहीं। अगर इनको ये श्योरिटी नहीं होती कि हमें खाना मिलेगा, तो इंसान यहाँ पर बड़े सालों तक रुके थे, तभी यहाँ पर बैंडिकूट रैट जो है उन्होंने भी मतलब उनके भी एविडेंसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। फिर दोस्तों ये जो टॉपिक था, यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम एक रिलेशनशिप को जानने की कोशिश करेंगे इंसान के सब्सिस्टेंस पैटर्न और उनकी ब्यूरल प्रैक्टिसेस के बीच में। तो यहाँ पर जो ब्यूरल्स के जो एविडेंसेस हमें मिल रखे हैं इन तीनों साइड से, गंगा वैली की, सराई नहराय, दमदमा और महादा, ये एविडेंसेस ब्यूरल साइट्स के इन सब चीज़ों की पुष्टि करती है कि देखो इंसान अगर किसी जगह पर जाकर ब्यूरल प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो वहाँ पर हैबिटेशन बनाकर काफ़ी लंबे समय के लिए रहते होंगे, तभी तो वो किसी के मरने के बाद उसको वहाँ पर गाड़ रहे हैं। तो ये तीनों साइट्स हमें यहाँ पर ब्यूरल प्रैक्टिसेस के बारे में काफ़ी हद तक काफ़ी डिटेल्ड जो है चीज़ें रिवील करती हैं कि बॉडीज़ जो हैं, एक तो उनको गाड़ा जाता था इन रेक्टेंगुलर ग्रेव्स एंड यूजली इन एक्सटेंडेड पोजीशन। एक्सटेंडेड पोजीशन का मतलब ये होता है आप पैर वगैरह मोड़ कर नहीं गाड़ रहे हो, अच्छी खासी अपने ग्रेव का साइज बना रखा है ताकि पूरी जो ह्यूमन बॉडी है वो आराम से लेट जाए, ठीक है। अब जो मर्दों के जो ब्यूरल्स यहाँ पर हमें मिल रखे हैं वो ज़्यादा मिल रखे हैं एज कम्पेयर टू फीमेल ब्यूरियल्स, दे आउट नंबर द फीमेल ब्यूरियल्स। कुछ इंस्टेंसेस यहाँ पर हमें, कुछ एविडेंसेस हमें यहाँ पर चाइल्ड ब्यूरियल्स के भी देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली महादा से और दमदमा से। अब यहाँ पर जो अलग अलग ग्रेव्स हैं ना, अलग अलग जो ब्यूरियल्स हैं, उनके अंदर जो ग्रेव गुड्स गढ़ रखे हैं, जैसे आपने डेड बॉडी के साथ क्या चीज़ें गाड़ रखी हैं, उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो कि ये शो करता है कि सभी इंसान एक प्रकार की सोशल रैंकिंग नहीं हुआ करती होगी उनकी, अलग अलग इंसान का अलग अलग समाज के अंदर वर्चस्व रहा करता होगा। महादा में, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर अगर महादा की साइड को रेफर करें ब्यूरल सिस्टम को समझने के लिए और उसके साथ ग्रेव गुड्स को समझने के लिए, तो यहाँ पर हमें सीमेंट्री कम हैबिटेशन एरिया में, यानी कि मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर इंसान, सीमेंट्री कम हैबिटेशन का मतलब ये होता है यहाँ पर इंसान रहते भी थे और जब कोई इंसान जब मर जाता था तो उसको आसपास गाड़ भी देते थे। तो यानी कि ये जो महादा की जो साइट है, यहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर इंसान रहते भी थे और आसपास जब कोई मर जाता था तो उनको उसी जगह पर गाड़ भी देते थे। तो यहाँ पर 35 फीट हार्थ हमें देखने को मिल रखी हैं, जिसके अंदर आपको बर्न्ड क्ले, ऐश और चार्ड एनिमल बोन्स, जली हुई जानवरों की हड्डियाँ, ये सब चीज़ें हमें मिल रखी हैं, जो कि ये सजेस्ट करता है कि ये फ्यूनरल रिचुअल्स हुआ करते थे इंसानों के, क्योंकि ये जहाँ पर इंसानों को गाड़ा गया उसके आसपास ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट जो आर्ग्यूमेंट है चट्टोपाध्याय जी की, वो ये है कि ब्यूरियल्स के ऊपर इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव अपनी रिसर्च जो है वो हमें शो कर रखी है। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, दमदमा की साइड पर कुछ एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उन एक्सेप्शंस को अगर हम हटाते हैं तो ज़्यादातर जो ग्रेव्स हमें मिल रखी हैं, ज़्यादातर इंसानों के जो ब्यूरियल एविडेंसेस हमें देखने को जो मिलते हैं, तो वो इंसान जनरली 2 डायरेक्शन के अंदर लाशों को गाड़ा करते थे, या तो वेस्ट टू ईस्ट या तो ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। यानी कि कभी जो है पैर इस तरफ है तो सर जो है वो आपका वेस्ट डायरेक्शन में है, कभी सर आपका जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है तो पैर आपके वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो है, ऐसे ब्यूरियल्स हमें देखने को मिल रखे हैं। आर्कियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस हमें ये भी सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर इंसान जो है जिस टाइम पर, जिस समय पर एक डेड बॉडी को गाड़ा करते होंगे, तो हो सकता है कि वो सनराइज और सनसेट के अकॉर्डिंग गाड़ा करते होंगे, इसलिए हमें कुछ ब्यूरियल्स जो हैं वो ईस्ट टू वेस्ट देखने को मिलते हैं और कुछ ब्यूरियल्स जो हमें वो वेस्ट टू ईस्ट देखने को मिलते हैं। वो तो हो सकता है कि जैसे मतलब मान लो यहाँ पर अगर वेस्ट साइड पर यहाँ पर गाड़ा गया इंसान को, तो उस टाइम पर सूरज यहाँ पर ढलने वाला होगा, तो सूरज के ओर सर को कर कर गाड़ा जा रहा है, और यहाँ पर अगर ईस्ट टू वेस्ट गाड़ा जा रहा है, सर अगर ईस्ट की साइड है तो सूर्य उदय के टाइम पर गाड़ा जा रहा होगा। ये बेसिकली एक चट्टोपाध्याय जी की टीम ने बेसिकली एक अनुमान लगाया हुआ है, उनकी हाइपोथेसिस ये कहती है, ठीक है। तो प्रिसाइज जो पॉइंट्स है ऑफ ईस्ट टू वेस्ट ओरिएंटेशन, ये हमें सजेस्ट करते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब इंसान जो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस को जो करते थे उनका काफ़ी हद तक समर और विंटर मंथ्स के अंदर भी लेना देना है। कहने का मतलब ये है
कि समर मंथ्स के अंदर ये भी हो सकता है, मतलब दूसरी एनालिसिस इनकी ये कहती है कि एक तो सूरज वाली मैंने आपको बात बता दी कि सूरज के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जिस तरफ सूरज है, शाम को सूर्योदय के टाइम पर सूरज वेस्ट साइड पर हो जाता है, सूर्योदय के टाइम पर सनराइज के टाइम पर ईस्ट साइड पर होता है सूरज सुबह सुबह। तो या तो वैसे गाड़ा जाता होगा, या समर मंथ के अंदर हो सकता है कि सारे लोगों को ईस्ट साइड में गाड़ा जाता हो या वेस्ट साइड में गाड़ा जाता हो, या विंटर मंथ के अंदर ईस्ट साइड में गाड़ा जाता हो या वेस्ट साइड में गाड़ा जाता हो। तो बड़े सारे जो ब्यूरियल्स हैं वो हमें बेसिकली ये भी बताते हैं कि इंसान जो है ब्यूरियल्स के टाइम पर जो है वो सोलर पाथ को फॉलो करते थे। वो जो इंसान है वो जो जिस टाइम पर इंसान दूसरी डेड बॉडीज़ को बेसिकली जो गाड़ रहे हैं तो वो सन की डायरेक्शन को, सन की दिशा को बेसिकली फॉलो करते थे। तो ये चीज़ हमें ये सजेस्ट करती है कि ब्यूरियल्स जो है वो इंसान ब्यूरियल प्रैक्टिसेस समर मंथ के अंदर भी करते थे और विंटर मंथ के भी अंदर करते थे। तो कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, ऑल ईयर राउंड ये ब्यूरियल प्रैक्टिसेस इंसान की जो है ये यहाँ पर चलती रहती थी। ठीक है, अब कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जो केस स्टडीज़ हैं वो दोस्तों हमें ये भी बताती हैं कि देयर वॉज अ क्लोज रिलेशनशिप। अब इस चीज़ को समझना कि देयर वॉज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डेजिग्नेशन ऑफ फॉर्मल एरियाज फॉर द डिस्पोजल ऑफ द डेथ एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट ग्रुप राइट्स ओवर क्रिटिकल रिसोर्सेज। अब इस लाइन का क्या मतलब है दोस्तों? देखो, जिस जगह पर जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि महादा वगैरह वाली साइड पर रेक्टेंगुलर ब्यूरियल्स जो हैं वो इंसान बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक जो है डेड बॉडी एक गढ़ रखी है। तो और डेड बॉडीज़ के साथ कुछ आपको जो ग्रेव गुड्स हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ जानवर वगैरह या कोई भी जो चीज़ें हैं वो इनके साथ यहाँ पर इधर उधर गाड़ी जा रही हैं। तो इंसान जो है अगर, और ब्यूरल्स आपको सेम तरीके के देखने को मिलते नहीं हैं ग्रेव गुड्स के बेसिस पर, हम ये भी कह सकते हैं कि इंसानों की जो सोशल पोजीशन है वो भी डिफर करती होगी। तो यहाँ पर इंसान कुछ जो मीजोलिथिक एज के अंदर थे, ऐसा एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमें बोलते हैं कि वो अपने हो सकता है कि हेरिडिटरी राइट्स को भी क्लेम करते हो, हेरिडिटरी राइट्स को भी क्लेम करते हो कि जिस जगह पर उनकी ये परिवार वालों की डेड बॉडी गड़ रखी है तो वो इस पर्टिकुलर पूरे रीजन को और इसके आसपास जो मिलने वाले रिसोर्सेज हैं उसको वो अपनी जो पुश्तैनी ज़मीन है ऐसा ऐसा हो सकता है कि मानते हो। ये कह रही है वाली लाइन। तो ये जो राइट्स हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो, दीज राइट्स आर बेस्ड ऑन लीनियल डिसेंट फ्रॉम द डिसीज एंसेस्टर, यानी कि जो मर गए हैं उनके पूर्वज, उसी जगह पर बाकी और परिवार के लोगों को आगे चलकर गाड़ा जाएगा तो ये पूरा एरिया जो है ये फिर इनका बन जाएगा। तो मीजोलिथिक ब्यूरियल जो है मादा के, वो इस तरह की सिचुएशन की तरफ हमें इशारा करती है। ठीक है, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी थे जहाँ पर जैसे एक परिवार के लोग, एक कम्युनिटी के लोग गाड़े जा रहे हैं और उन्होंने लाइन टू लाइन, जैसे यहाँ पर ब्यूरियल, यहाँ पर ब्यूरियल, यहाँ पर ब्यूरियल, यहाँ पर ब्यूरियल, तो ऑब्वियस ही बात है वो फिर रिसोर्सेज को दूसरे कम्युनिटी के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देते होंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर वैसे एक सवाल ये उठता है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही परिवार के जो ब्यूरियल्स हों, तो जो डिसेंट के बेसिस पर, लीनियज के बेसिस पर, फैमिली ट्रेडिशन के बेसिस पर, परिवार की जनरेशन के बेसिस पर लोग रिसोर्सेज को क्लेम कर रहे हैं। अब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब चट्टोपाध्याय जी की जो टीम है वो हमें ये भी सजेस्ट करती है कि यहाँ पर कुछ कुछ एक्वेटिक जो रिसोर्सेज थे जैसे टॉर्टोइज और फिश, जिनकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव और रिलायबल फूड रिसोर्सेज माने जाते हैं, इंसान जो है उसके बेसिस पर इन रीजन से अट्रैक्ट होते थे, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। और ग्रेव गुड्स के अंदर हमें ये टॉर्टोइज की बोन्स, फिश की बोन्स भी देखने को बहुत बार मिलती हैं। तो गंगा वैली के इर्द गिर्द जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर ग्रो हो रही थी मीजोलिथिक फेज के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से इस रीजन के अंदर कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था, और इंसान यहाँ पर अगर जैसे किसी को गाड़ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो वापस फिर विंध्यास रीजन की तरफ जाना क्यों पसंद करेंगे। कोई अगर चला भी गया है, कुछ कम्युनिटी के लोग चले भी गए हैं, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पर इन ग्रेवयार्ड्स के पास ज़रूर ठहरता होगा अपनी हैबिटेशन वगैरह बनाकर, क्योंकि अब वो अपने इन रिसोर्सेज के ऊपर, स्पेशली अब रिसोर्सेज यहाँ पर आप लैंड को भी एक रिसोर्स कह सकते हो, लैंड भी एक रिसोर्स होता है, तो ऐसे अपने लैंड राइट्स को भी यहाँ पर क्लेम करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ लोग साथ में मिलकर रहना पसंद करते थे, साथ में राइट्स को क्लेम करते थे, एंड दे फंक्शन एज अ कॉर्पोरेट ग्रुप। कॉर्पोरेट ग्रुप मतलब उसको कहा जा रहा है यहाँ पर कॉर्पोरेट वर्ड का मतलब कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर को नहीं कहा जा रहा है, ऐसे लोगों के ग्रुप को कहा जा रहा है जो बेसिकली एक जगह पर रहने के बाद रिसोर्सेज के ऊपर अपना अधिकार मानते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है दे स्टेक देयर क्लेम टू टेरिटरी, और कैसे कि अगर किसी जगह पर उन्होंने कोई ब्यूरियल प्रैक्टिस कर दी है और उनका कोई परिवार का आदमी अगर गड़ा हुआ है वहाँ पर, या कोई परिवार की औरत गड़ी हुई है, तो वो जो ब्यूरियल सिंबोलिज्म के बेसिस पर
वो जो वेरियस उस रीजन में पाए जाने वाले, उस एरिया में पाए जाने वाले जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर अपने राइट को क्लेम भी करते थे। तो ये है दोस्तों चट्टोपाध्याय जी की स्टडी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ब्यूरल प्रैक्टिसेस और ग्रेवयार्ड्स एंड उसके बाद जो हमने पढ़ा था सबसिस्टेंस पैटर्न, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा ये जो दूसरा बॉक्स है, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है जर्नी टू गेट चैल्केडोनी, ठीक है। चैल्केडोनी एक प्रकार का ये पत्थर होता है, जैसा कि आप ये जानते हो। सबसे पहले हम इसकी इमेज देख लेते हैं ज़रा। सो चैल्केडोनी एक माइक्रो क्रिस्टलाइन वैरायटी का सिलिका होता है, क्वार्ट्स कह सकते हो आप इसको, लेकिन ये कुछ चीज़ों से मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ दिखता है, आपको वैक्सी दिखता है, और अलग अलग आप इसके अंदर नेचुरल चीज़ें डालकर इसका कलर भी जो बेसिकली आप जो है वो बदल सकते हो। नेचुरल चैल्केडोनी ऐसे दिखेगा, और अगर आप इसको पॉलिश वगैरह कर दोगे तो वो कुछ ऐसे ऐसे हो जाएंगे और अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इतने पॉलिश और इतने कलरफुल चैल्केडोनी के स्टोन्स जो हैं वो तो इंसान नहीं बनाते थे, लेकिन चैल्केडोनी जो है इंसान को मिलता कैसे था बड़ी सारी चीज़ें बनाने के लिए, उसकी जर्नी को यहाँ पर हमें समझाया हुआ है। तो मेसोलिथिक फेज़ के अंदर जनरली हम जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि इंसान जो है वो छोटे छोटे ग्रुप बनाकर एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मोबाइल बैंड जिसको कहा जा रहा है, यानी कि इंसान प्लेस ए से प्लेस बी की तरफ और प्लेस बी से प्लेस सी की तरफ ऐसे करके इंसान मूव करते रहते थे, ठीक है, ताकि नए नए तरीके के रिसोर्सेज उनको मिल सके जो कि उनके एनवायरनमेंट में अवेलेबल थे, जिसकी मदद से वो माइक्रोलिथिक टूल्स बना सकें। अब रीसेंट स्टडी हमें ये कहती है कि ये जो रियलिटी है, ये रियलिटी कुछ कुछ जगहों पर थोड़ी सी अलग हुआ करती थी। जैसे एक आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम थी जो कि एक सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट की अध्यक्षता में काम कर रही थी, जिनका नाम है गुरचरण एस खन्ना। उनकी स्टडी चैल्केडोनी के बारे में, जो कि बगोर साइड पर कंडक्ट करी गई, और बगोर कहाँ पर है, इट इज़ लोकेटेड इन ईस्टर्न राजस्थान। ये हमारे हाईलाइट करती है इनकी स्टडी खन्ना जी की कि कैसे लोग जो हैं पर्टिकुलरली कभी कभार एक रॉ मटेरियल उनको इतना ज़्यादा पसंद आ जाता था कि उसको प्राप्त करने के लिए लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर रहे हैं। उस रिसोर्सेज को लेने के लिए एक प्रकार का कुछ ट्रेड और एक एक्सचेंज सिस्टम में भी इन्वॉल्व है, ठीक है, और रिसोर्सेज को प्रोक्योर करने के लिए अलग अलग रीजन्स में भी वो ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने के लिए उसको, ताकि वो उनको मिल सके, क्योंकि उनको वो पसंद आ गया है। तो माइक्रोलिथिक टूल्स जो हमें बगोर की साइड पर जो देखने को मिले हैं, ज़्यादातर तो देखो वो चर्ट के बने हुए हैं और कॉर्ड्स के हमें मिल रखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं माइक्रोलिथिक टूल्स बगोर की साइड पर जो हमें मिल रखे हैं, दे आर मेड ऑफ चैल्केडोनी, जो टूल्स कॉर्ड से बन रखे हैं, ठीक है। तो टोटल स्टोन टूल जितने हमें मिल रखे हैं कॉर्ड्स वाले, उनमें 79% तो कॉर्ड्स वाले ही टूल हैं, ठीक है। जो चर्ट के बन रखे हैं वो 20% हैं बगोर की साइड पर, और चैल्केडोनी के जो हैं वो टूल सिर्फ 1% है। तो ये 1% क्या शो करता है, क्योंकि चैल्केडोनी हो सकता है कि एक रेयर मटेरियल हो, रेयर मिनरल हो यहाँ पर मिलने वाला बगोर की साइड के आसपास, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बगोर की साइड पे मिलेगा तो ही इंसान यहाँ पर माइक्रोलिथिक टूल्स बनाएंगे, वो दूसरे रीजन से इस प्रकार के स्टोन्स को ला भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम फिनिश टूल को कंसिडर करें तो यहाँ पर परसेंटेजेस बदल जाती हैं। चर्ट स्टोन्स हैं, जो चर्ट टूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं नंबर के अंदर, और जो क्वार्ट्स टूल्स हैं जो कंप्लीट हो चुके थे, जो फिनिश जो टूल्स हमें मिल रखे हैं, वो फिर बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा था, क्वार्ट्स जो है, क्वार्ट्स के टूल्स 79% है, लेकिन ये नॉर्मल टूल्स हो सकता है कि वो जो क्वार्ट्स के बने हुए हैं वो अनफिनिश्ड भी हो, लेकिन जो फिनिश टूल्स हमें मिल रखे हैं वो ज़्यादातर हमें मिल रखे हैं चर्ट के, और फिर नंबर आता है क्वार्ट्स का, लेकिन क्वार्ट्स की संख्या काफ़ी कम हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू फिनिश टूल्स जो कि हमें गड़े हुए इधर उधर एरियाज में मिल रखे हैं बगोर की साइड पर। अब चैल्केडोनी फिनिश टूल्स जो हैं ये वेरी करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत कम थे, ये इनसिग्निफिकेंट थे, दे वर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट बाय द पीपल ऑफ दोज एज। और ये जो स्टोन है, चैल्केडोनी का जो पत्थर है, ये प्रेफर करा जाता था फॉर मेकिंग स्मॉलर ब्लेड टूल्स, छोटी छोटी ब्लेड टूल्स को बनाने के लिए चैल्केडोनी का पत्थर जो है, ताकि उसके शार्प एजेस बन सकें, इसलिए इंसान इसको प्रेफर करते थे। तो चैल्केडोनी जो है
चैल्कडोनी इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जोग्राफिकली और साइंटिफिकली चैल्कडोनी क्रिप्टो क्रिस्टलाइन मिनरल का एक वैरायटी होती है, ठीक है। और क्रिप्टो क्रिस्टलाइन मिनरल्स में चर्ट भी आता है, ठीक है, जैस्पर भी आता है, ओपल भी आता है, फ्लिंट आता है, एजेट आता है, कार्नीलियन आता है, ठीक है, जो रेड स्टोन होता है, जैसा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें कार्लिनियल बीड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा चैल्कडोनी भी आता है, ठीक है। तो ये क्रिप्टो क्रिस्टलाइन मिनरल जो है, ये एक ग्रुप ऑफ मिनरल्स को कहा जाता है जिसके अंदर इतने सारे प्रकार के मिनरल्स आते हैं। चैल्कडोनी इज वन अमंग देम। तो दूसरे रॉक्स के कंपैरिजन में चैल्कडोनी के अंदर क्या होता है, वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, दे आर फाइब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब थोड़ा सा रफ होता है जो नेचुरली मिलता है। अब ये जो क्वालिटीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा, अब वाटर कंटेंट है तो यानी कि इसको एक शेप देना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो दीज क्वालिटीज़ मेक इट ईजी टू कंट्रोल फ्लेकिंग, ताकि ये साइड से, मतलब बेसिकली अगर हम इसको छीलना है, इस पत्थर को छीलने की टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई थी, टेक्निक्स बताई थी, ठीक है। और इसको अगर आपको स्टैंडर्डाइज टूल में अंदर कन्वर्ट करना, छोटा छोटा टूल बनाना है, तो वो जल्दी बन जाएगा। चैल्कडोनी के अंदर आपको ज़्यादा मेहनत मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वाटर कंटेंट है, तो आप कह सकते हो एज कम्पेयर टू अदर स्टोन्स, अदर मिनरल्स, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। तो इसलिए मेसोलिथिक पीपल जो है चैल्कडोनी को प्रेफर करते थे मैक्रोलिथिक टूल्स बनाने के लिए ओवर अदर स्टोन्स, ठीक है। अब वो अलग बात है कि चैल्कडोनी उनको नेचुरल तरीके से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो उनके लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग चीज़ हो जाती थी। तो जो चर्ट और जो क्वार्ट्स के जो पत्थर हुआ करते थे, ये वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल हुआ करते थे बगोर की साइड पर। लेकिन चैल्कडोनी जो बगोर की साइड पर राजस्थान में जो हमें देखने को मिलता था, वो थोड़ा सा पुअर क्वालिटी का था। गुड क्वालिटी का जो चैल्कडोनी जो था वो डेकन ट्रैप्स में अवेलेबल था, लेकिन जो बगोर की जो साइट है उससे 90 किलोमीटर दूर था वो। तो यानी कि मीजोलिथिक पीपल जो थे वो इतनी मेहनत मुशक्क़त करते थे कि दूर दराज के एरिया से अपने एरिया में माइक्रोलिथिक टूल्स बनाने के लिए वो चैल्कडोनी को लेकर आते थे, ठीक है, उसका एक्सचेंज करते थे, उसका ट्रेड करते होंगे। जैसे अपने यहाँ का कोई पत्थर लेकर जाकर या कुछ टूल्स लेकर जाकर, जो डेकन ट्रैप के अंदर जो लोग रह रहे हैं, डेकन एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर जाकर उनको वो दे दिया, और डेकन ट्रैप से जो है वो चैल्कडोनी का पत्थर वहाँ से मांग कर ले आए, या फिर खुद खुदाई वगैरह कर कर जैसे भी उनको सहूलियत उनकी लगती थी, तो वो उस बेसिस पर उसको ऑब्टेन कर लेते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो बगोर साइड की जो लोग थे वो साउथ ईस्ट वर्ड्स भी सीजनली ट्रैवल करते थे। बगोर जो है वो अरावली हिल्स के ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड है, और यहाँ पर रेनी मंथ्स के अंदर जो मीजोलिथिक एज के जो लोग थे बगोर साइड के अंदर जो रहा करते थे, वो साउथ ईस्ट वर्ड्स मूव कर जाते थे इन द पोस्ट ड्राई पोस्ट मानसून सीजन, ताकि वो ग्रेजिंग लैंड को फाइंड कर सकें जहाँ पर घास फूस वगैरह है अपने एनिमल्स के लिए। तो देयर इज एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑल्सो एट दिस साइड। जो लोग थे बगोर साइड के, वो चैल्कडोनी को ऑब्टेन करते थे फ्रॉम डेकन ट्रैप्स, या तो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करके वहाँ पर गए और निकाल कर ले आए, या फिर जैसा कि मैंने आपको बोला ट्रेड और एक्सचेंज के थ्रू भी, मतलब ये चैल्कडोनी को ऑब्टेन कर सकते थे। जब हम बात करते हैं इन द लेटर पार्ट ऑफ द मीसोलिथिक फेज, यहाँ पर हमें कुछ कॉपर के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। अब जनरली जैसा कि आप नॉर्मल हिस्ट्री की बुक्स में एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ते हो, तो कॉपर का जो मेजर एविडेंस है वो तो हमें थोड़ा सा पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर कॉपर की भरमार थी संख्या की, लेकिन मीसोलिथिक फेज के अंदर भी कुछ एविडेंसेस हमें कॉपर के मिलते हैं, तो कि जो कि पॉसिबल है कि कॉपर जो है इस साइट पर इंट्रोड्यूस हो गया था, लोग इसके बारे में फेमिलियर थे, ठीक है, और दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते करते ये चीज़ उनको हो सकता है कि मिल गई हो, ठीक है। वहीं पर थोड़ी दूर दराज के आसपास एक साइड भी थी अहर, ठीक है, राजस्थान के पास। तो यहाँ पर कुछ जो लोग, मतलब फार्मर्स, यहाँ पर पर्टिकुलरली फार्मर्स को नहीं कहा जा रहा है, कुछ लोग जो खेती बाड़ी करने लग गए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब से हमने मीसोलिथिक एज की डिस्कशन को स्टार्ट करा है, कि कुछ मीसोलिथिक एज के अंदर कुछ हमें फार्मिंग एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं, और कुछ जो मेटलर्जिस्ट थे जो कि अलग अलग प्रकार के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते होंगे, तो अहर पीपल के लोगों के साथ, अहर साइड के लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हुए इनको कॉपर के बारे में पता लगा होगा, ठीक है। तो ये खन्ना जी की स्टडी जो है हमें चैल्कडोनी के बारे में ये सब चीज़ें बताती है। अपार्ट फ्रॉम चैल्कडोनी हमने लोगों की यहाँ पर मूवमेंट्स को भी समझा कि वो अपने जानवरों को चरवाने के पर्पज़ से लेकर कहाँ कहाँ पर ट्रैवल करते थे, और कॉपर के एविडेंसेस जो हैं वो भी हमें मिलते हैं, जो कि वो मतलब हो सकता है कि यूज़ करते हो, बिकॉज जो बगोर की साइड से थोड़ी सी दूरी पर एक जो साइट है अहर,
वहाँ के लोग जो है वो कॉपर को यूज़ करते थे, और वो कॉपर इनको हो सकता है कि दे देते हों यूज़ करने के लिए, जिससे मेसोलिथिक एज के जो लोग हैं बगोर साइड पर, वो कॉपर के बारे में जानते हो और कुछ टूल्स भी उससे वो बनाते हो। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।